नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए सेकेंड यानी दूसरा आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बता दें, अभी यहाँ जो पहली आकलन परीक्षा हुई उसमें हमारे यहाँ से जुड़ करके जितने भी लोगों ने तैयारी किया था उसमें से यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो हमने जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारे नोट्स यहाँ पे उससे ही तैयारी करवाए थे, जिसमें सभी लोगों ने यहाँ पर परचम लहराया, बहुत लोगों ने यहाँ पे पास किया और हूबहू सारे नोट्स जो है एग्जाम में भिड़े हैं। यदि आप भी द्वितीय आकलन परीक्षा में इसी तरह का परचम लहराना चाहते हैं और सभी कम पढ़ करके ज़्यादा प्रश्न यदि भिड़ता है तो आपको टेक्स्ट बुक से भिड़ता है और इस चैनल पर ही भिड़ा था। यदि आपके इर्द गिर्द किसी ने भी ज्वाइन किया है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए कम पढ़ करके ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादा अंक भिड़ना है, ज़्यादा अंक लाना है, पास करने की 101% गारंटी देता है। तो आप जल्द से जल्द देखिए, अभी यहाँ पर आपके लिए मेगा ऑफर चलाया जा रहा है, यानी 1000 रुपये वाले कोर्स यदि आप अभी जुड़ते हैं तो लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 500 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो आपको यदि जुड़ना हो तो आप 96 310 54 226 पर अभी अभी संपर्क कर लेंगे और इसके लिए जब भी परीक्षा होगी तब तक के लिए आपसे ये फी लिया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ करके तैयारी करेंगे, क्योंकि आकलन परीक्षा भी इतना आसान नहीं है कि आप सोचते हैं कि 1 महीना में पढ़ करके हम पास कर जाए और अच्छे अंक ले लाए। तो अभी से ही जुड़े और तैयारी में लगे रहे, क्योंकि आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होगी। क्योंकि देखिए, आपका यहाँ पर सभी लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसमें विलम्ब नहीं होगी कि तब अगले जैसा कि 1 साल 2 साल लगेंगे, आपको वैसा नहीं है। जैसे विज्ञापन निकलेगी और 2 महीने में परीक्षा ले ली जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अभी से जुड़ करके ही तैयारी करें और आकलन परीक्षा में परचम लहराएं, क्योंकि आकलन परीक्षा को भी यहाँ पर सहायक आचार्य की जो बहाली होगी अगले बार जरूर बैठाया जाएगा। इसलिए आप आकलन परीक्षा पास करके रहें, अन्यथा मौका को न गंवाएं। तो यदि आप आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कम से कम प्रश्न पढ़ करके अधिक से अधिक यहाँ पर प्रश्न सही करने के लिए यह चैनल आपको गारंटी देता है। तो आप अभी जुड़े और तुरंत यहाँ पर अपना एडमिशन करवा लें। पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यह प्रश्न अभी तक 101 बार आ गया है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत देखिएगा या विज्ञान के अंतर्गत तो ये जितने भी एग्जाम हो रहे टेट के सभी में आ रहे हैं और आकलन परीक्षा जो आपको बिहार गुजरात सभी में आया हुआ है। ठीक है, पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरह? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ते के द्वारा या कोई नहीं, किसके द्वारा पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी को जान रहे हैं कि मान लीजिए पेड़ पौधा है तो क्या करेगा, ये इस तरह का पेड़ पौधा हो गया तो खनिज लवण को अवशोषित करेगा ना। तो यदि हम पेड़ पौधा को यहाँ से काट दिए हैं तो खनिज लवण अब तो अवशोषित नहीं कर रहा, लेकिन जब तक इसमें हरियाली है तो ये पृथ्वी से यहाँ पर लगा हुआ है तो खनिज लवण का अवशोषित करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके नीचे जड़ निकले हुए रहते हैं ना, तो यही जड़ जो है पृथ्वी के गहराई तक गया हुआ रहता है, जिससे हमें जो जल या खनिज लवण कहाँ मिलेगा, तो पृथ्वी के अंदर तो ही मिलेगा ना। तो पृथ्वी के अंदर तना तो नहीं गया है ना, इसका सिरा तो नहीं गया है ना, सिर्फ गया है, क्या गया है, जड़। तो पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरफ से? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और आपको तो हमने बता ही दिया है कि ये जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर है, जो कि कहीं और नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है इसी चैनल पर आपके टेक्स्ट बुक का। और ये भी आपको बता देता हूं मैं कि आपका जैक का जो जितना जेटेट एग्जाम हुआ है सबको हम इसमें आपको विवरण भी देते हैं कि पूछा गया था कि नहीं। ये आपके पाठ्यक्रम पर ही होगा, जैक का पाठ्यक्रम पर ही एग्जाम होगा और ये आपका जैक का जो टेक्स्ट बुक है उसी पर ही आएगा और उसका नोट्स यहाँ पर 101% भिड़ने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ करके नोट्स परचेज करके सारे चीज को देख लीजिए, अभी एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे कहते हैं। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए पौधों में जो जल होता है या पदार्थों का परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जड़ से हम लोग कहाँ से ले जाते हैं? जड़ से ले जाते हैं खनिज लवण को अवशोषित। तो ये किसी ऊतक का काम होता है, तो ये जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? परिवहन ऊतक, संवहन ऊतक, परिसंचरण ऊतक या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये संवहन ऊतक होता है। इसमें जो ऊतक होता है पेड़ पौधे में, उसमें कौन सा ऊतक हम काम करता है? तो संवहन ऊतक होता है और संवहन ऊतक के द्वारा पेड़ पौधे जो है जल पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि संवहन ऊतक जो होता है पेड़ पौधों में वो कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2,
3 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संवहन ऊतक जो होता है पेड़ पौधों में वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नीचे वो भी प्रश्न आ रहा है, आप देख लीजिएगा, और सारा प्रश्न आपका आकलन परीक्षा में आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक को जाइलम कहते हैं और एक को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बार आता है और आपको हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि जाइलम कहाँ काम करेगा और फ्लोएम कहाँ काम करेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, सारा इसका जितना क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 से छोड़ के भागते हैं तो आपका नंबर भी भाग जाएगा ना। पूरे पौधों में जल का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? देखिए जल में जो परिवहन होता है वो संवहन ऊतक के द्वारा होता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए जाइलम में ज से क्या हो गया? जल। जाइलम में ज से क्या हो गया? जल। अब फ्लोएम में फ से क्या हो गया? फ से यहाँ पर फूड रखिएगा। क्या रखिएगा? फूड, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम करता है ना। जाइलम हो गया, जाइलम हो गया। ठीक है, जाइलम ना, और यहाँ पर हो गया जल, हुआ ना। तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन करता है उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। और जो पेड़ पौधों में फूड यानी भोजन का परिवहन, तो भोजन को फूड याद रखिएगा, तो फूड को फ से फ्लोएम, हुआ ना। तब फूड का, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है। याद हो गया? तो देखिए आपसे पूछा है कि पूरे पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जल, ज से जल और ज से यहाँ पर संवहन ऊतक कौन हो गया? जाइलम। यानी जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम किस में है? ए में है। एकदम याद कर लीजिएगा। ऐसे देखिए ठेठ भाषा में जब पढ़िएगा ना तो आपको कहीं नहीं भुलाइएगा, समझ गए? देखिए यहाँ पर नोट्स परचेज कर उनके लिए बनाया हुआ है। जाइलम नलिकाओं का जाल बनाता है जो जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है, और जो जल का परिवहन होता है तो पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और ये काम किसका है? जाइलम का है। और जाइलम मतलब जल, माने जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पूरे पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग किस परिवहन जो होता है, परिवहन कह लीजिए संवहन, किस ऊतक के द्वारा होता है, किस भाग के द्वारा होता है? ठीक है, तो पूरे पौधों में भोजन ना, भोजन मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं फूड, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना, फूड, भोजन। और इसी को फ से याद रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, तो पूरे पौधे फ्लोएम, फ्लोएम तो फूड, और फूड माने भोजन। तो पूरे पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में जिस संवहन ऊतक से होता है उन्हें फ्लोएम कहते हैं। बात समझ गए? अब देखिएगा अगला, पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? रंध्र के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा? ठीक है, तो पौधों में जो उपस्थित जल होता है उसको बाहर जो निकाला जाता है वो रंध्र के द्वारा, जो कि पत्तियों में पाई जाती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं पत्ती, ये सीरा भाग हो गया। ठीक है, ये पत्ती बन गया, तो ऊपर जो ये छीटे छीटे भाग होते हैं ये रंध्र होते हैं। इसके द्वारा जो होता है पेड़ पौधे जो जल आता है उसका निष्कासन भी करते हैं, जो वाष्पन के रूप में होता है। तो ये रंध्र होता है। क्या होता है आपका? रंध्र के द्वारा होता है। देखिए पत्तियों के सतह पर उपस्थित रंध्र या छेद के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है? ठीक है, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है? ठीक है, पाचन तंत्र को, निष्कासन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को या कोई नहीं। ठीक है, तो हृदय एवं रक्त वाहिनियां जब आपस में मिलेगी तो ये शरीर का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। इसका आंसर सी होगा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आप सभी कमेंट करते चलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप देखिए नोट्स, ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स है जो कि आपका 101% परीक्षा में आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे तो अलग बात है, आप जहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर तो एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस जाल के द्वारा होता है वो कौन होता है? तो पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा कहाँ तक होता है? जल द्वारा होता है। जल द्वारा जो होता है वो कहाँ तक होता है? आपको जड़ से लेके पत्तियों तक होता है, जड़ से लेके पत्तियों तक होता है। ठीक है, हमारा रक्त क्या है? बहुत बड़ा है, आपको बता दे रहे हैं 1001 वर्ग हमारा रक्त क्या है, एकदम देख लीजिएगा। तरल संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, कोशिकीय ऊतक है या परिसंचरण तंत्र? ठीक है, तो हमारा जो रक्त है वो है तरल संयोजी ऊतक है। एकदम इसको देख लीजिएगा, हमारा रक्त क्या है? ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है,
अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होता है, माने कि जितना वजन है उसका 7% लगभग जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आदमी का अगर कहा जाएगा तो 5 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 5 लीटर लगभग माना जाता है इसका राइट आंसर। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? हमारा रक्त होता है ना, तो रक्त होता है तो जब कटते हैं तो तरल भाग चलता है ना, तो रक्त के इस तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त पट्टिका कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो रक्त के तरल भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, यानी रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये भी प्रश्न जो है 1001 बार आपका आया हुआ है और ये आकलन में तो बहुत बार पूछा गया है, एकदम देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स तो लेके आज भी जुड़ जाइएगा अभी ये ना, और सब देख लीजिएगा, नहीं तो पैसा के अभाव में तो गड़बड़ाता है, गड़बड़ाना ना है, एकदम सबको लेके जुड़ जाइए और जो है वही खुल के बोलिए और ले लीजिए। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? रक्त का रंग लाल केकर कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? बताइए, शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जहाँ कम होगा तो सीधे रोग होगा और वहाँ से आदमी डेठे कलेम पर जाता है ना, तो वो कौन ऑक्सीजन को प्रदान करते रहता है? किससे मिलता है? क्या होना चाहिए आपके शरीर के अंदर? तो हीमोग्लोबिन लेवल। जेकर हीमोग्लोबिन देखते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन जांच होता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन 13, 14, 12, 13 ना होता है आपका खूनों कोई नहीं लेता है का ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, मर भी सकता है आदमी। तो इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, हीमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, हीमोग्लोबिन है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। तो ये सब काम, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन हो, वो सब किसका काम है? हीमोग्लोबिन के काम है। ठीक है, अगला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु या कोई नहीं। ठीक, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे रोग जीव जंतुओं को लड़ने वालों को नष्ट करते रहते हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? 6, 5, 8 या 7? तो हमारे शरीर के भार का लगभग, देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर 7 से 8%, यानी लगभग 7% ही चलता है, 7% होता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाना देखते होंगे, सुनते होंगे कि इसका रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं विटामिन के कौन कमी? विटामिन के की कमी कहते हैं ना। लेकिन ये कौन सी कोशिकाएं में बनता है? रक्त का थक्का कौन बनाता कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ये तो रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, ये खून का रंग लाल करता है। और पट्टिकाणु जो होता है वही करता है, ये पट्टिकाणु या इसी को रक्त कणिका जो हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, पट्टिकाणु कहते हैं। यही जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे आपका अगर कभी कट भी जाता है तो आप देखते होंगे जैसे कटता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो अगर बहते रहेगा बहुत का तो वो क्या होगा कि आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट का यहाँ पर डेथ हो सकता है। इसलिए इसमें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो होता है वो फायदा करता है आपका। चलिए अगला देखिएगा, शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? ठीक है, तो रक्त जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, तो देखिएगा शरीर में जो होता है इस तरह के बहुत से रक्त वाहिनी बनी होती है रक्त को ले जाने के लिए। रक्त वाहिनी, वेन बना होता है, इसी से रक्त जो होता है चारों जगह जाते रहता है, जिससे यहाँ पर जो है शरीर संतुलित रहता है, ऑक्सीजन मिलते रहता है और आदमी जीवित रहता है। तो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रक्त वाहिनियाँ मिल होती है। ठीक है, क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? 1, 2, 3 या
कोई नहीं, ठीक है। तो शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं धमनी और दूसरे को कहते हैं शिरा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ भी गया कि दोनों रक्त वाहिनियां का नाम क्या है। दोनों रक्त वाहिनियां का नाम क्या है, धमनी, शिरा, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों रक्त वाहिनी का नाम धमनी भी है, शिरा भी है, यानी सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सी रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाते हैं। तो दो रक्त वाहिनी हो गया, एक धमनी हो गया, एक शिरा हो गया। तो जो हम लोग लेते हैं तो शरीर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो कौन सी रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन लेने का काम करती है और पूरे हृदय से लेकर शरीर तक पूरा ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो वो देखिए उसका नाम है धमनी। उसका नाम क्या है, धमनी। याद रखिएगा, हृदय से लेकर के पूरे जगह रक्त कौन पहुंचाता है, धमनी पहुंचाता है। देखिए नोट्स भी यहाँ पर बनाया हुआ है, नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। सामान्य नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। 72 से 80, 80 से 85, 70 से 75 या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है 72 या 72 से 80 पर मिनट जो होता है नाड़ी स्पंदन की दर होती है, ठीक है। हृदय स्पंदन का दर होता है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की गति को पता लगाने के लिए किस प्रकार का जांच किया जाता है, क्या जांच आपको डॉक्टर करवाते हैं, ईसीजी, ईईजी, ईपीजी या नेफ्रॉन, किसका करता है, ठीक है। तो हृदय की जांच के लिए यहाँ पर जो होता है ईसीजी कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी जांच के बाद पता चल जाता है कि आपके हृदय का स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लाते हैं, ठीक है। जो शरीर के सभी भागों को ले जाके पहुंचाता है ओकर नाम है देखिए धमनी। और जो शरीर के सभी भागों से होकर के वापस आता है, रिटर्न होके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन होता है और जो रिटर्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होता है और बाहर निकलता है शरीर का, वो करता है देखिए शिरा। वो कौन करता है, शिरा ना, वो कौन करता है, शिरा। तो इसका राइट आंसर शिरा हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, जो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितना जो प्रश्न आ रहा है ना, सब आपको कहीं ना कहीं देखिए हमारा प्रश्न छपने वाला है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विलंब नहीं करना है, विलंब करने से आप ही का नुकसान होता है। तो विलंब करेंगे तो आप सारे नोट्स वीडियो को देख नहीं पाएंगे, अच्छा नंबर आ नहीं पाएगा, हो सके कि एक दो खातिर नंबर खातिर कम भी पड़ जाए, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग होता है धमनी, शिरा, हृदय या कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला जो कि यहाँ पर लाइफ टाइम आजीवन चलता है, एक ही बार खत्म हो जाता है मर गया आदमी, तो वो है देखिए हार्ट, हृदय। वो कौन है, हृदय है जो 24 आवर काम करते रहता है। आदमी तो थक जाता है लेकिन हृदय नहीं थकता है, एक ही दिन थकता है और आदमी चल बसता है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। तो ऊपर का 2 कक्ष को क्या कहते हैं, हमारा हृदय जो है देखिए 4 कक्ष में बटा हुआ है, एक ऊपर का 2 भाग, नीचे का 2 भाग। तो ऊपर के 2 भाग को क्या कहते हैं और नीचे के 2 भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, तो ऊपर मैंने यहाँ पर आलिंद याद रखना है, क्या याद रखना है, आलिंद, ऊपर वाले भाग को आलिंद। और नीचे हो गया तो नीचे में नी होता है ना, तो नी से याद रखना है निलय। नी से क्या याद रखना है, निलय। यानी ऊपर है तो अ से आलिंद और नीचे है तो नी से निलय। तो आलिंद और निलय यही दुगो होता है, दुगो ऊपर होता है, दुगो नीचे होता है। तो ऊपर वाले के आलिंद कहते हैं। हमारा हृदय में निचले 2 भाग को क्या कहते हैं, देखिए निचला आ गया ना हृदय का, तो निचला में नी लगा है कि न लगा है, नील, और नी लगा है तो एक याद रखिएगा नी से निलय भी, यानी निचला भाग को निलय कहेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, निचला भाग को निलय कहिएगा। हमारा हृदय, अगला प्रश्न है, हमारा हृदय जो है यहाँ पर आ गया, हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है, पेशीय ऊतक है, पेशीय अंग है, स्पंदी है या कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है, तो अंग की बात है तो वो पेशीय अंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेशीय अंग। हृदय की गति ब्रैकेट में स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर या तापमापी, ठीक है। तो हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, स्टेथोस्कोप। ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हृदय की गति मापने के लिए स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर ताप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और तापमापी द्वारा ताप, ठीक है। तो ये भी आते हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। अगला है, तो आप सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द द्वितीय आकलन परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं। और अभी आपके लिए इसीलिए मेगा ऑफर भी चलाया जा रहा है कि 1000 रुपये की जो कोर्सेज थी
वो आपको प्रोवाइड की जा रही है 501 रुपये में। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि एडमिशन प्रारंभ है और पढ़ाई भी चल रही है और यहीं से 101% प्रश्न आपके भिड़ेंगे। धन्यवाद।